हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वैकेंसीज निकली हैं टीजीटी में, जो आपकी पोस्ट आई हैं उसके रिगार्डिंगली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मैं साइंस पोर्शन यहाँ लेता हूँ, तो साइंस के रिगार्डिंग हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है या किस तरह से उसमें क्वेश्चंस पैटर्न रहेगा, वो सब मैं आपको थोड़ा इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी दिन पहले आ गई थी, मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो होपफुली आप सबने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया होगा। फॉर्म फिल करने की जो डेट है आपकी, वो 18 मार्च लास्ट डेट है। तो अभी भी आज मैं 10 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 18 मार्च यानी कि आपके पास 8 दिन और बचे हैं, तो आप अपना फॉर्म टाइम से फिल कर दीजिएगा। लास्ट में फिर थोड़ा वो वेबसाइट वगैरह का इश्यू हो जाता है, तो फॉर्म में फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लिंक वगैरह आपको गिवन है जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। हम डायरेक्टली आते हैं कि हमारी जो साइंस की वैकेंसीज है, साइंस में देखो दो तरह की वैकेंसीज हैं। साइंस में जो वैकेंसीज हैं, एक तो हमारी साइंस मेडिकल है और एक साइंस नॉन मेडिकल है। तो साइंस नॉन मेडिकल के अंदर 21 पोस्ट हैं और साइंस मेडिकल के अंदर 11 पोस्ट है। मैं इसकी एलिजिबिलिटी पे भी आपको डिस्कस करूंगा। तो टोटल अगर बोलें तो एज फॉर साइंस 26 प्लस 48 अच्छी खासी पोस्ट हैं। यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये 74 हो गई टोटल मिला के। 40 प्लस 20 60 एंड 14 74। तो 74 तो अच्छी खासी पोस्ट है, मतलब एक अच्छा अमाउंट है, मतलब जिसमें कि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो गो थ्रू कर सकते हो आप साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल के लिए। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो टोटल 303 पोस्ट है। सो हमें बेसिकली जो फोकस करना है वो साइंस मेडिकल और साइंस नॉन मेडिकल पर करना है। ठीक है, इसमें मैं एक आपको छोटा सा बता दूं इन्फॉर्मेशन कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि ओबीसी के अंदर हम फॉर्म भरें या ना भरें। तो बेसिकली क्या है कि दिल्ली के अंदर तो क्या होता है कि अगर आप अपना जनरल कैटेगरी में हो, तो मतलब आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो दिल्ली के अंदर आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म है। बट चंडीगढ़ के अंदर क्या है कि अगर आप ओबीसी में हो, तो फिर वो चंडीगढ़ लिस्ट की जो ओबीसी है वो सेम ही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ओबीसी लिस्ट में ही है। तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब आपका फॉर्म ओबीसी में अगर आपने भरा है, तो वो मतलब आपका कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी में देखो पोस्ट अच्छी खासी हैं। तो अगर आप ओबीसी से हो तो डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना चाहिए, एडवांटेज तो मिलता ही है जो भी एक्स्ट्रा पोस्ट हैं। ये 13 पोस्ट देखो यहाँ ओबीसी की हैं। तो अगर आप ओबीसी से हो तो आपको फॉर्म ओबीसी से ही फिल करना है। ठीक है, आपको जनरल से नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे दिल्ली में सब जनरल से कर रहे थे, तो ऐसे ही चंडीगढ़ में भी होगा, नहीं, यहाँ आपकी कैटेगरी लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि कैटेगरी आपकी लग रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो पे स्केल है वो 4600 लेवल 7 वाला पे स्केल है, वो सब आपको पता ही है। अब मैं एलिजिबिलिटी पे आ जाता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी है मेरी जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए, वो क्या क्या है। एक तो सबसे पहले है कि सीटेट आपका पेपर 2 पास आउट होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2, अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 है क्वालिफाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड डिग्री, बीएड हो गया। बीएड आपकी कहाँ से हो, साइंस मैथमेटिक्स से हो, मतलब दो तरह की होती है ना, जिसमें आपने साइंस मैथ का पेपर दिया होगा या फिर आपने अपना सोशल साइंस से किया होगा, तो ये साइंस एंड मैथमेटिक्स के थ्रू हो। और दूसरा, ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब देखो इन्होंने वो क्या बोलते हैं कि क्लैरिटी नहीं दी है कि ऑनर्स डिग्री वाले लर्नर्स एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है। ठीक है, बाद में देखो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये अलग से कुछ बोलेंगे, तो बात अलग है। तो अभी तो आप फॉर्म फिल करके अपना पेपर तो दो एटलीस्ट। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 50% एग्रीगेट होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ ओनर्स में क्या होता है कि वो अलग सब्जेक्ट होते हैं, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बट ये इतना ही इन्होंने लिखा है। ठीक है, देन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड भी एलिजिबल होगी। सी टेट आपका लेवल 2 का पास आउट होना चाहिए, वो सेम ही है। उसके बाद मेडिकल में क्या है, मेडिकल में आपका कॉम्बिनेशन जो आ जाएगा सब्जेक्ट का, वो जोलॉजी बोटनी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा, जहाँ आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए इन सब में मिला के। फिर वही बीएड की डिग्री और सी टेट का पेपर 2 आपके पास पास होना चाहिए। बीएड में 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए, ये इन्होंने बता रखा है। ठीक है, सो इसके अलावा तो फिर सोशल साइंसेज वगैरह का है, मैथमेटिक्स का तो अलग ही है। तो जो हमारी क्वालिफिकेशंस थी वो तो यही है, मेडिकल और नॉन मेडिकल की। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जोलॉजी बोटनी और केमिस्ट्री है, तो आप मेडिकल के लिए फॉर्म फिल करिएगा। और अगर आपके सब्जेक्ट्स
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं, मतलब इसमें क्या था आपका, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, हाँ, तो देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं नॉन मेडिकल के लिए। देन आप नॉन मेडिकल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास कॉम्बिनेशन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके अलावा हमारा जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा, आपने देख ही लिया है, बस मैं एक बार फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बाकी सब लर्नर्स जिनके कुछ कुछ इंडिविजुअल मेरे पास डाउट आ रहे थे तो उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे मोस्टली, नहीं तो शायद फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर्स एंड मिस्ट्रेसेस। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एक ही पेपर होगा आपका, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, वो पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, वो सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट सेशंस वो तो देख लेंगे जैसे भी वो कंडक्ट करेंगे उसको। पार्ट ए और पार्ट बी में क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होंगे, यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन है वो चेक नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 40% रहेगा आपका सब तरह के कैंडिडेट्स के लिए, वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो इसमें दो हैं, ये लिख रखा है, पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट और पार्ट बी 100 मिनट। शायद ये चंडीगढ़ पीजीटी में ऐसे हुआ था कि अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, किसी किसी का तो मतलब ये था कि पहले वाले दिन 50 मार्क्स का जनरल था, फिर 100 मार्क्स का बाद में था, पीजीटी में ऐसा हुआ था। तो आपका भी प्रोबेबली ऐसा ही हो सकता है कि पार्ट ए 50 मिनट्स का पहले होगा, हो सकता है पहले वाले दिन हो जाए या मॉर्निंग की शिफ्ट में हो जाए, और फिर 100 मिनट का इवनिंग की शिफ्ट में हो जाए, ऐसा कुछ होता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मैं आपको जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पंजाबी लैंग्वेज और ये सब, मैं इसका चंडीगढ़ पीजीटी का आपके साथ पेपर शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, तो वो उस तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है। ठीक है या नहीं है, चंडीगढ़ पीजीटी का जो आप ये जनरल सेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो ना, इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर सिलेबस तो मेंशन किया नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग किया करो। मैं जितनी भी प्रिपरेशन करता हूँ मैं अपनी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो आपको पता है कि अभी लास्ट मंथ में फरवरी में पेपर हुआ है, आई थिंक 10 फरवरी या 9 फरवरी को पेपर हुआ था। तो आप वो पेपर के 50 क्वेश्चंस देखिए जनरल के कैसे आए हैं, किस लेवल के आए हैं, और उसी लेवल्स के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को रखिए। बाकी सब्जेक्ट के भी देख लीजिए, मान लो केमिस्ट्री, साइंसेज या और सब्जेक्ट में अगर अलग अलग पेपर्स अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं, तो आपके पास सिर्फ 50-50 क्वेश्चन 4-5 पेपर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर एक में ही हुआ है तो वो देखना पड़ेगा, मुझे भी डेट्स याद नहीं है कि वो एक ही शिफ्ट में सबका पेपर हुआ था या अलग अलग 2-3 दिन में हुआ था। अगर 2-3 दिन में हुआ था तो फिर आपके पास 2 या 3 पेपर्स के 50-50 क्वेश्चन होंगे, तो आपके पास एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ठीक है या नहीं? तो वहाँ से ये जनरल अवेयरनेस में करंट ज़्यादा आ रही है या स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है, हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, ज्योग्राफी ज़्यादा आ रहा है, वो सब आपको पता लग जाएगा, 50 क्वेश्चन से ही पता लगेगा। ठीक है, या तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो उसको मैं डिस्कस भी कर दूंगा आपके लिए। अभी तो मैं उसका पेपर की पीडीएफ लाया नहीं हूँ, बट यस नेक्स्ट क्लास में वो जनरल का थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। बट आप भी एनालाइज कर सकते हो, जनरल का तो आप प्रिपेयर करते ही रहते हो। एंड उसके साथ में क्या है, रीजनिंग, अर्थमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब वही है जहाँ से 12 क्वेश्चंस बनने हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं या इन इन आईटी बोलते हैं, कंप्यूटर एंड आईटी, वहाँ से 12 आएंगे। और ये 12 वैसे होते हैं कि आप इजीली इनको निकाल सकते हो। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप पढ़ते ही रहते हो बीएड के अंदर या हर एक एग्जाम के अंदर, सीडीपी पढ़ते हो, तो 12 यहाँ से आएंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि इजिली स्कोरिंग सेक्शन है, ये 36 वाला है जो सेक्शन है, ये इजिली स्कोरिंग है। उसके बाद इंग्लिश भी आप कर लेते हो, हिंदी, हाँ पंजाबी लैंग्वेज को देखो, अब जिसका टच नहीं है पंजाबी से, तो मुझे नहीं लगता मतलब कि अब आप मतलब 4 मार्क्स के लिए पंजाबी अलग से पढ़ोगे, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उतना आप सब्जेक्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिएगा, तो वो 4 मार्क्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है या नहीं है? तो वो आप देख लीजिएगा, जो भी मतलब जिसका थोड़ा पंजाबी टच है पहले ही, मतलब लैंग्वेज आपको पता है, उसके वोकैबुलरी आपको पता है, तो आप फिर कर सकते हो। अदरवाइज तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी नई लैंग्वेज सीखना। सो आप इसको मेरे हिसाब से तो स्किप कर सकते हो, मतलब मैं अगर यहाँ पर होता तो मैं इसको स्किप कर देता 4 नंबर को, और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेता 100 नंबर में से। ठीक है, तो इंग्लिश आपका 5 नंबर का है और हिंदी आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका कितने का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका 50 मार्क्स का रहेगा, और 50 में से आपको कितना लेके आना है, 40% आपको चाहिए। इस 50 में अलग से 40 चाहिए, और 100 में अलग से 40% चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना होगा, 50 का अगर मैं 40 कर दूं तो कितना हो गया, 20 नंबर हो गए क्या? तो अप्रोक्सीमेटली 50% तो 25 हो गया, और फिर आपके पास 40%, हाँ 20 मार्क्स हो गए। तो आपको 20 मार्क्स चाहिए। ठीक है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब वो आप कैसे भी करके लाइए, सीडीपी से लाइए
या फिर आप जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग इन्फॉर्मेशन, और 20 आई थिंक आ भी जाने चाहिए, ज़्यादा तुक्के मत मारना पेपर में बैठ के, अदरवाइज नेगेटिव हो गया वो 20 नहीं आता है, फिर नेगेटिव देख लेंगे इसमें कितनी है, बट हाँ 20 चाहिएगा इसमें, ठीक है। तो आपको सेक्शन ए क्वालिफाई करने के लिए 20 आउट ऑफ 50 मार्क्स चाहिएगा, ठीक है, उसके बिना फिर सेक्शन ए क्वालिफाई होगा नहीं, तो फिर वो आपका सेक्शन बी चेक नहीं करेंगे। अब पार्ट बी में क्या है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, ये किससे रहेंगे, ये आपके जो आपकी स्पेसिफिक पोस्ट है उससे रिलेटेड रहेंगे। यानी कि जो सोशल साइंसेज के लिए दे रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो सोशल साइंसेज के लिए मेडिकल के लर्नर्स हैं तो वो फिर बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री रहेगी। और अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो नॉन मेडिकल से फिर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है या नहीं। तो ये ऐसे रहता है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता ही दिया 40, तो सब्जेक्ट के अंदर 100 हैं तो 100 में से भी आपको 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे, और देखो इतने तो लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि मान लो बहुत सारे लर्नर्स हाई हाई कट ऑफ पे जाते हैं, तो 40 तो कुछ है नहीं फिर मतलब, तो 40 तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होती है। तो बेसिकली जब भी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होती है, मतलब मैं आपको वो बता देता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ, कि जब भी मतलब जब मैं एग्जाम देता हूँ, अगर मार्किंग 0.25 है तो आप थोड़ा रिस्क लोगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप अपने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे पेपर के अंदर, मतलब आपको अगर लग रहा है ना दो में से आपको डाउट है तो मार्क कर दो उसको। 0.25 मार्क्स में मैं जनरली ऐसा करता हूँ। जब 0.33 होता है तब फिर आपको नेगेटिव मार्किंग का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको उतना ज़्यादा मतलब गैस वर्क नहीं करना होता, ठीक है। बट 0.25 है तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि दो में से हमने एलिमिनेट कर दिया तो आप जा सकते हो उस पर, उसको आप अच्छे से फिर मतलब लाइक आपके अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब अटेम्प्ट ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसी से फिर क्या होता है कि हमारे चांसेस फॉर सिलेक्शन भी ज़्यादा होते हैं हमारे, ठीक है। बाकी ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस इन द टेस्ट पार्ट वी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड आर द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड। क्वालिफिकेशंस इन्होंने क्या बोला है, क्वालिफिकेशंस तो इन्होंने बैचलर डिग्री बोला है ना, तो बैचलर डिग्री का सिलेबस आएगा, मतलब बैचलर डिग्री यानी कि लाइक 11th 12th का तो सिलेबस रहेगा ही रहेगा आपका। डिटेल्ड टॉपिक सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट बिफोर नोटिफिकेशन और शेड्यूल ऑफ द रिटन टेस्ट। देखो अब क्या हो रहा था, मेरे पास मतलब डेली एक या दो मैसेज आ रहे थे कि सर चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस क्या है, चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस क्या है। अब देखो चंडीगढ़ टीजीटी का सिलेबस अभी आया नहीं है, ये बात ध्यान में रखो आप, ये लाइन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आपका रिटन टेस्ट की डेट आएगी ना, या उनको लगेगा जब हमें रिटन टेस्ट शेड्यूल करना है, तो आपको फिर वो सिलेबस दे देंगे। एटलीस्ट मैं बोलूँ कि सिलेबस आपके पास आएगा 40-45 दिन पहले सिलेबस आ जाता है, फिर 45 डेज पहले तो आ ही जाता है, 45 से 50 दिन पहले वो बता देते हैं कि एग्जाम कब है और सिलेबस क्या है आपका, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है कि सिलेबस बहुत जल्दी नहीं आया है हमारे पास, लाइक अब एग्जाम की डेट आ जाएगी तभी सिलेबस आएगा। अब वो सिलेबस में क्या रहेगा उसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन्होंने बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कि अगर आपका टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल है या टीजीटी साइंस मेडिकल है, तो आपके पास बेसिकली पार्ट बी में क्या होगा, अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो 33 आपको फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के 33 मिलेंगे और मैथमेटिक्स के 34 मिलेंगे। और अगर आप टीजीटी साइंस मेडिकल से हो तो बॉटनी के 33 रहेंगे, जोलॉजी के 33 रहेंगे और केमिस्ट्री के 34 रहेंगे, ठीक है जी। तो देखो केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, और मैं केमिस्ट्री कवर करवाता हूँ, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करूँगा कि बेसिकली इसमें जो लेवल रहता है ना, मतलब मैंने एक पेपर देखा है, मेरे पास एक पेपर ये है, मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूँ कि जो पेपर है उसके अंदर क्या रहता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पीजीटी लेवल के आते हैं, मतलब 11th 12th के भी आते हैं। बाकी सब टीजीटी एग्जाम्स में क्या रहता है कि 9th 10th और कुछ कुछ सिलेक्टिवली 11th 12th के जो क्लासेस हैं +1 +2 से पूछता है। बट इस पेपर में एज पर माई ऑब्जर्वेशन जो एक पेपर चंडीगढ़ का हुआ था, मतलब वो एसएसए ने लिया था, ठीक है, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये अलग अलग एजेंसी होती है चंडीगढ़ में। आइदर ये वाला जो पेपर है देखो वो ले रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहा है, ठीक है। ये जो पेपर था ये बेसिकली एसएसए चंडीगढ़, ये एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, मेरे पास लास्ट ईयर ही हुआ है शायद ये, तो वो एसएसए चंडीगढ़ ने लिया था। मैं इसको भी पेपर को आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो बेसिकली वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप उसको कर ही लोगे, कोई भी ले पेपर। तो लगभग मुझे लगता है कि सिलेबस में यहाँ क्या होगा, पीजीटी लेवल का पढ़ना पड़ेगा आपको,
मतलब अब आपके लिए थोड़ा सा तो चैलेंज हो जाएगा कि आपको पीजीटी लेवल का फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, पीजीटी लेवल का केमिस्ट्री भी, पीजीटी लेवल का मैथमेटिक्स भी। बट वही है कि पोस्ट अच्छी है और लोकेशन तो चंडीगढ़ अच्छी है ही, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है। बेसिकली पता है इसमें आप ये कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए अच्छा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी डी ट्रिपल एस भी टीजीटी भी आया था, डी ट्रिपल एस भी टीजीटी भी आया था, और आपका ये चंडीगढ़ टीजीटी भी आ गया, तो दोनों में थोड़ा सा हायर लेवल का आता है। डी ट्रिपल एस भी टीजीटी में भी 11th 12th क्लास तक की वो साइंस पर जाता है फोकस करने के लिए, और वैसे ही वो चंडीगढ़ में भी करता है। और देखो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, मतलब अगर आप देखोगे क्लास 12th में भी तो आपने पढ़ी थी बोर्ड के पेपर के टाइम पे। अभी थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है हमें कि हम थोड़े सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गए हैं, बट मेहनत करेंगे तो कुछ मुश्किल है नहीं। क्लास के मतलब स्कूल स्टूडेंट्स भी तो पढ़ते ही हैं। जैसे आपका जब आप क्लास 12th के पेपर दे रहे थे तो फिजिक्स का भी तो पेपर दिया था आपने, केमिस्ट्री का भी पेपर दिया था, मैथमेटिक्स का भी दिया था, इसी तरह से जो बायो से हैं उन्होंने बायो का भी पेपर दिया होगा। तो मुझे लगता कि आपके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, थोड़ा सा हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और बेनिफिट तो है ही, और फिर वो बेनिफिट आपको दो एग्जाम में एक साथ मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन दोनों एग्जाम की एक साथ कर सकते हैं, टीजीटी की भी और चंडीगढ़ की भी, क्योंकि दोनों में ही जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा सा अप रहता है। केवीएस एनवीएस में थोड़े से कम लाइक लेवल के आते हैं, वहाँ इजीली इजी ज़्यादा आता है। बट यहाँ तो दोनों में थोड़े से मतलब 11th 12th क्लास के क्वेश्चंस ज़्यादा डाल देता है, तो आपको फिर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम को आप साथ में लेके प्रिपेयर करो, चंडीगढ़ टीजीटी को और आपका जो ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में भी जो हमारी पोस्ट है वो 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा मतलब शायद कितनी थी, 80 90, और मेल के लिए अलग थी, फीमेल के लिए अलग थी। तो वो आपके लिए दोनों जगह बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह तो फिर यही है कि टोटल मार्क्स के बेस पे पार्ट ए और पार्ट बी में फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद बाकी तो इसमें ठीक है, और तो कुछ है नहीं, जनरली है। एज वगैरह के बारे में आपको पता है कि 21 to 37 ईयर्स होगा। ठीक है। और ये बाकी तो इसमें ठीक है, प्रोसीजर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, बाकी कुछ नहीं है, वो सब तो कर ही लोगे आप। ठीक है। अब देखो जब लास्ट डेट आ जाती है ना उसके बाद सिलेबस वगैरह आएगा। जैसे डिस्प्ले ऑफ फीस कंफर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फीस विद शेड्यूल्ड डेट, तो 26 मार्च को एक वो लिस्ट आ जाती है। अब उस लिस्ट में ये पता लग जाता है कितना कंपटीशन है, मतलब कितने बच्चों ने टीजीटी का फॉर्म फिल किया है, मेडिकल से नॉन मेडिकल से पता लग जाएगा। और उसके आसपास ही आपको सिलेबस आ जाएगा। तो मैं जब सिलेबस आएगा ना तब अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। बट आप हमेशा मतलब पैनिक मत करा करो कि सिलेबस नहीं आया तो क्या पढ़ें। जनरल सेक्शन है पढ़ने का, प्लस आपको पता है कि 9th 10th 11th 12th में बुक्स तो हैं ही कवर करने के लिए, तो वो सब आप कवर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। देन इसमें तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है, छोटी सी एडवर्टाइजमेंट है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक पेपर है, वो पेपर में हमारा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेपर में थोड़ा सा पैटर्न अलग था, ये एसएससी चंडीगढ़ का था। इसमें इन्होंने 150 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से शायद 75 सब्जेक्ट के थे और 75 आपके वो थे क्या बोलते हैं कि जनरल सेक्शन के लिए थे। तो ये इन्होंने यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है। जनरल वगैरह देखो, पंजाबी के भी ऐसे कुछ आते हैं, पंजाबी तो पता नहीं है। ये इन्होंने मतलब अब ये तो पूरा पढ़ना ही नहीं आएगा हमें तो कि क्या है। तो इस तरह से देखो 10 क्वेश्चन पंजाबी के हैं वो, बट पहले पैटर्न अलग था, अभी वो 100+50 कर दिया है। तो अब पैटर्न थोड़ा अलग है। ठीक है। पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये टेलीग्राम पे मैंने किया भी हुआ है। लेकिन मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ। अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे देखो ये रहा, यहाँ से ये फिजिक्स स्टार्ट हो गई। फिजिक्स भी अच्छी खासी है, और केमिस्ट्री में आपका आ रहा है यहाँ से 101 से। ठीक है, ये देखो 101 से केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे देखने को मिला कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो 9th 10th 11th 12th के मिक्स करके हैं। जैसे ये है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसी पेपर को एक पेपर को एटलीस्ट मैं एनालाइज कर देता हूँ आपके सामने। जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, अब ये आपका जब आप 9th क्लास में वो पढ़ते हो ना, मोल कंसेप्ट एवोगैड्रो नंबर, वहां से निकल के आ जाता है ये आपका। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है, 9th क्लास का है। ये 9th क्लास से आपका हो जाएगा। ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल विच डज नॉट गिव्स फ्लेम कलर इज, अब ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल ये आपका क्लास 11th में आ जाता है। ठीक है, क्लास 11th में एस ब्लॉक का चैप्टर है, वहां से आ जाता है। ठीक है। ऑन एडिंग सोडियम पोटेशियम साइनाइड टू वाटर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी मतलब एक जनरल क्वेश्चन ही है, ये आप क्लास 10th का 11th का बोल सकते हो।
ठीक है। उसके बाद ये सॉलिड स्टेट से क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 से आ जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्योंकि 9th 10th में तो है नहीं। अब ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ये क्लास 11th में आती है थर्मोडायनेमिक्स, ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th से है। S3PO3 S3PO4 ये क्लास 12th का, ये जो है वो क्लास 12th में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वहाँ से है, 15th ग्रुप से जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड से आते हैं। उसके बाद ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, ये हमारा क्लास 12th का सॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, नहीं सोल्व भी करवा दूंगा मैं अगली क्लास में। और फिर जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी सोल्व कर लेना, क्योंकि ये पूरा इस टाइप के क्वेश्चन ही पीजीटी में आते हैं। अब टीजीटी में चंडीगढ़ थोड़ा सा अपर लेवल पे जाके पूछता है जितना पीजीटी का लेवल होता है। ठीक है। अब मोलेलिटी वाला क्वेश्चन भी ये सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का ही है, मोलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर का है। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब टर्सरी ब्यूटेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीनार्ड रिएजेंट से आ गया। ये कहाँ से आ गया? ग्रीनार्ड रिएजेंट से आ गया, क्लास 12th का ही है ये भी, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से। ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन +3, ये आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th, डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th से आ गया। ठीक है, मतलब है एनसीईआरटी से, उससे ऊपर नहीं पढ़ना आपको। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, अब ये आ जाएगा बायोमोलिक्यूल क्लास 12th, ये क्लास 12th का क्या है? बायो मोलिक्यूल का चैप्टर आता है, उसमें से है। ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड व्हेन हीटेड विद एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स, तो ये आ जाएगा हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है क्लास 11th में चैप्टर, वहां से फ्री रेडिकल बनता है, तो ये फ्री रेडिकल से है। ठीक है। प्रोपेन इपोक्साइड, ये हमारा वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 12th से आ गया। उसके बाद ये जो 1114 नंबर है ये केमिकल काइनेटिक्स का है, क्लास 12th का ही है, क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स, तो 12th लेवल की तो पूछ रहा है आपसे। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, ये भी आपका क्लास 12th का है, पॉलीमर वाले चैप्टर का, 11th में है 12th में है पॉलीमर, तो पॉलीमर हमारा, हाँ 12th में ही है पॉलीमर, तो ये वहां से आ रहा है। ठीक है। अब उसके बाद नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन इज, ये आपका क्लास 11th में है, जो आपका क्लास 11th में एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, वहां पिरिडीन का स्ट्रक्चर दे रखा है उन्होंने। ठीक है। उसके बाद आइसोटोनिक वाला फिर वही क्लास 12, क्लास 12 सॉल्यूशन से आ गया, सॉल्यूशंस का चैप्टर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। ठीक है। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड का, ये आगे कैनिजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का ही है ये भी। ठीक है। बेंजाइन, बेंजाइन आपका 12th में नहीं होता भाई, ये बीएससी का आ गया। ठीक है, ये बीएससी से आ गया, ये बीएससी का एक आ गया, छोटा सा है। बेंजाइन 12th में नहीं है, लेकिन पीजीटी पे मैंने कवर करवा रखा है पीजीटी वाले बच्चों को बेंजाइन। तो ये 12th लेवल पे बेंजाइन आता है क्या? नहीं, 12th लेवल पे बेंजाइन नहीं आता, 12th का ये नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, क्लास 12th, 12th से ज्यादा आ रहा है, क्लास 12th अमीन्स वाला चैप्टर है ना जो, उसमें से है ये रिएक्शन। आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू आइडियाबेटिकली, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, क्लास 12th से, क्लास 11th में आती है थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद एच एटम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, ये क्लास 12th में आप बोल सकते हो, बट थोड़ा सा बीएससी लेवल पे चला गया ये, मतलब इतना वो ऑर्डर वगैरह क्लास 12th में रेडिकल के रिगार्डिंग पढ़ते नहीं है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमोमिथाइल ब्यूटेन, ये मतलब वही सिंपल क्लास 12th से आ जाएगा ये भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस इन विजिबल एंड यूवी, ये थोड़ा सा बेसिकली, अब ये विजिबल एंड यूवी रीजन में ये शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे बता रहा है। वो बेसिकली जब आप बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हो वहाँ टेबल दे रखी है, लाइमन बार्मर, और वो उसमें यूवी और विजिबल में कितनी है वो बता रहा है। ठीक है। तो यूवी में आपके पास, और विजिबल में, तो एक यूवी होती है फिर विजिबल होती है, शायद दो ही होती हैं, तो बाकी एक बार वो अगर मतलब किस टाइप के बेस पे वो करवा रहा है क्लासीफाई, तो टेबल में तो एक यूवी का दे रखा है, एक आईआर का, एक विजिबल का दे रखा है, फिर आईआर के दे रखे हैं, फिर फार आईआर वगैरह है। तो आई थिंक ये उसके बेस पे बता रहा होगा, तो 2 टाइप होगा, वो देख लेंगे एक बार। ठीक है। ये एनसीईआरटी में एज इट इज ऑर्डर गिवन है अमीन्स का, क्लास 12th में ही अमीन वाले चैप्टर में है। ठीक है। बाकी देखो फिर मैथ आ गया आपका, बाकी फिर आपका मैथमेटिक्स आ गया, तो मैथमेटिक्स का भी है नो आइडिया, बट केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया है कि मोस्टली क्लास 11th और 12th का ही आया हुआ है, 9th 10th का तो बिल्कुल मुझे कहीं कुछ दिखा भी नहीं, लेकिन वही है कि 9th 10th भी आप कवर कर लेना, और क्लास 12th का ये है आपका। तो ये पेपर एसएससी चंडीगढ़ का पेपर है, ये एक पेपर मैंने एनालाइज कर दिया है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास जब मेरी होगी ना, अभी 2 या 3 दिन में, तो मैं आपको इस
जो पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करवाऊंगा, और वो पेपर का जो सॉल्यूशन है वो पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए एलिजिबल होगा। मतलब पीजीटी के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और टीजीटी के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी लेवल के ही है क्वेश्चन, जैसे एनवीएस केवीएस में पीजीटी में पूछता है स्टेट में, वही सब है। ठीक है, तो ये टीजीटी नॉन मेडिकल का है। मेडिकल का पेपर आप एक बार देख लेना, ये नॉन मेडिकल का पेपर मुझे मिला है। तो केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन ही है, आइदर वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। तो ये करूंगा कि अगर मेडिकल का पेपर भी मुझे कहीं मिल जाएगा तो मैं उससे भी केमिस्ट्री उठा के फिर आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है, नहीं है तो अभी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होने वाली है। थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग और वो सब, मैं पहले क्लासेस रेगुलर नहीं ले पा रहा था, बट हाँ अभी आपकी मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। पहले ये पेपर करेंगे, फिर बाकी दूसरा पेपर करेंगे, उसके बाद डी ट्रिपल एस बी के पेपर भी सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये एसएससी चंडीगढ़ का है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ले रहा है, तो पेपर का पैटर्न तो मेरे हिसाब से सेम ही रहेगा। एक बार वो पीजीटी वाला आप जरूर देख लेना, जो इस बार पीजीटी के हुए हैं उसमें 50 मार्क्स का जनरल क्या क्या पूछा है। क्योंकि जब तक आप पेपर नहीं देखोगे ना, और आप ऐसे ही कोर्सेज से पढ़ते रहोगे या ऐसे ही मतलब एक डायरेक्शन में पढ़ते रहोगे, तो फायदा नहीं है उसका। डायरेक्शनल मीन्स कि आपको मान लो ये पता है कि रीजनिंग आएगी, और आप क्या कर रहे हो, रीजनिंग पूरा पढ़ रहे हो। रीजनिंग पूरा बहुत बड़ा है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है, तो ऐसे मत करो, थोड़ा सा सिलेक्टिव रह के कवर करो, सिलेक्शन जल्दी होगा। और देखो कि पीजीटी में अभी 50 मार्क्स में क्या आया था, तो हमें उतने ही लेवल का पढ़ना है, बाकी फिर हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो देखो अभी सिलेबस नहीं है हमारे पास, तो सिलेबस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अभी अगर जब हमारे पास सिलेबस हाथ में नहीं है, तो आप ये करो कि सबसे पहले अगर क्लास 11th और 12th पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेरे हिसाब से तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी देखो सिलेबस जो आएगा। क्लास 11th और क्लास 12th में एक काम करो आप, जब तक आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस नहीं आता है, तब तक आप एटलीस्ट न्यू चैप्टर कर लो। जो आपके नए चैप्टर्स है ना, मतलब कुछ चैप्टर एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब कुछ चैप्टर जैसे इसमें तो क्या है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको 2022 में या 21 में जब भी पेपर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे तो सॉलिड स्टेट सीबीएसई के सिलेबस में था। बट अभी क्या है कि पिछले साल से क्या हुआ है कि कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी ने क्लास 11th और 12th के बोर्ड से हटा दिए। अब जब बोर्ड से हटा दिए तो आपको तो वो पढ़ाने नहीं है स्कूल में जाके। दैट मीन्स फिर एग्जामिनर शायद आपसे चाहता है कि आपको उसकी नॉलेज भी ना हो, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है, क्योंकि ईएमआरएस में जब सिलेबस था तो उससे हटा दिया गया था वो पुराने वाले चैप्टर। ऐसे ही शायद एनवीएस से भी हटाए गए थे। तो इसलिए आप क्या करो, इसलिए आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले वो चैप्टर कर लो जो नए चैप्टर हैं, और जो ओल्ड चैप्टर डिलीट हो गए हैं उनको छोड़ दो अभी के लिए। अभी के लिए मान लो वो बाद में आएंगे तो पढ़ लेंगे, बट अभी एटलीस्ट जो कॉमन है, नए भी हैं पुराने भी हैं, वो चैप्टर तो पढ़ ले हम। कि हम सिलेबस का वेट नहीं कर सकते, सिलेबस तो महीने बाद देंगे, महीने तक तो हम अपनी एक बुक कवर कर देंगे। तो वो थोड़ा सा उस तरीके से करिएगा कि एनसीईआरटी के जो ओल्ड चैप्टर हैं, जो डिलीट हो गए थे, जो डिलीट हो गए थे उनको अभी मत पढ़िए। डू नॉट रीड, अभी मत पढ़िए। सिलेबस आएगा, पढ़ना होगा तो देख लेंगे, बट अभी मत कवर करिए। तो एनसीईआरटी के ये ओल्ड वाले चैप्टर मत करो अभी। सिर्फ ये कर लो कि एनसीईआरटी के क्लास 11th 12th के न्यू चैप्टर कर लो। और ये न्यू चैप्टर तीनों में ही, मान लो फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी ऐसे ही करो। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करो। और बायो आप पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स आप कवर कर रहे हो, तो उसमें भी आप इसी तरह से करो कि जो आपके नए चैप्टर्स हैं, वो नए चैप्टर्स को आप पढ़ो। ठीक है, नहीं है बाकी पुराने में से कुछ वो ऐड ऑन करके देगा, तो उसको हम फिर बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है हम पुराने पर टाइम लगा रहे हैं, बाद में वो डिलीट ही कर दे, तो वो मत करो। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्रिपेयर कर लो। पेपर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करवा दूंगा। कुछ भी आपकी डाउट हो, किसी भी तरह की एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंडिविजुअली सबका मतलब ट्राई करूंगा कि रिप्लाई कर दूं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।